नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। इस शो में आज हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर लिए गए फैसले और उनके बयानों को समझने की कोशिश करेंगे। कल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की बात कही थी। इसका असर भारत पर, देश विदेश की इकोनॉमीज पर कैसे पड़ेगा? फायदे का सौदा है या घाटे का? पूरे मसले को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की। इसके अलावा अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर कड़ी पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा दी। कौन कौन सी कंपनियां हैं इस लिस्ट में? किस कानून का उल्लंघन किया गया? इसके साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। कहा कि पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील फाइनल कर ली गई। अमेरिका पाकिस्तान के बड़े ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने में मदद करेगा। ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब है? क्या अमेरिका पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर को खोलने की तैयारी कर रहा है? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे जियो ब्लैकरॉक की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हाल ही में कदम रखने वाले जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड अगले हफ्ते 5 नए इंडेक्स फंड लेकर आ रहा है। इन फंड्स के नाम क्या है? कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं? 5 फंड्स में से कितने इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड हैं और कितने डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड? डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे जीन स्ट्रीट, नुवामा वेल्थ और इनकम टैक्स रेट की। इनकम टैक्स विभाग जीन स्ट्रीट मामले में नुवामा वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसको पहले एडलवाइजर्स ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था, उसके ऑफिस में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कहा जा रहा है कि सर्च मुंबई के उन जगहों पर चल रही है जहां नुवामा भारत में ग्लोबल फर्म जेन स्ट्रीट के ऑन ग्राउंड ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में काम करती थी। क्या है पूरा मामला? आसान भाषा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने के कारण कड़ी पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा दी। इनके नाम हैं अल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाई केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, रामनिकाल्स एस गोसालियाज एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड और अगली कंपनी है कंचन पॉलीमर्स। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां ईरान के साथ तेल व्यापार करके उनके खिलाफ बने कानून का उल्लंघन कर रही है। प्रवीण सर, अमेरिका का कहना है कि इससे ईरान को होने वाली कमाई से मिडिल ईस्ट में अशांति फैल रही है। सर, सबसे पहले पाबंदी का क्या मतलब है, ये समझाइए। देखिए, पाबंदी जाहिर तौर पर इन कंपनियों के लिए कारोबार करना, इन कंपनियों के लिए दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हों या खुद यूएस के साथ या बाकी बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करना, लेन देन करना, वो सब में अच्छी खासी मुश्किल आने वाली है। और ये जो कदम उठाया गया है अचानक से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा या अमेरिका ने जो उठाया है, ये वाकई एक बेहद महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि अब तक भारत को एक तरह से चाहे ईरान हो चाहे रूस हो, उस पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनसे रियायत मिलती रही थी। चाहे भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा था, क्रूड खरीद रहे थे वहाँ से, और उसके बावजूद अमेरिका के जो बाकी देशों पे प्रतिबंध थे रूस के ऑयल को लेके, वो भारत पर उस तरह से लागू नहीं थे। उन पर एक तरह से अमेरिका ने छूट दे रखी थी। अब रातों रात जिस तरह से 2-3 बड़े स्टेप उठाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, वो वाकई बड़ी चिंता पैदा करते हैं। पूरे के पूरा एक तरह से जो मैं समझता हूँ जिस चीज़ को, कि पूरा डायनेमिक्स अब बदलता हुआ नजर आ रहा है भारत और यूएस रिलेशंस का भी। जी प्रवीण सर, इन 6 कंपनियों पर यह आरोप है कि इन्होंने, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है, उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूं आपको, कि जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच करीबन $84 मिलियन से ज़्यादा की ईरानी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदे हैं। और इसमें अगर मान लीजिए दूसरी कंपनी की बात की जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि $51 मिलियन से ज़्यादा के ईरानी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मिथनॉल शामिल है। तो कंपनियों का जो आयात निर्यात वाला मामला है, उस वजह से ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सर, देखिए, हाल के वक्त में इस तरह की जो कार्रवाई है, चाहे आप यूरोपियन सैंक्शंस को देख लीजिए जो नायरा पे जिस तरह के लगे, जिसमें 49% स्टेक रोजनेफ्ट का है, अभी तक नहीं लगा। इस पूरे 2-2.5 साल 3 साल का अगर हम ड्यूरेशन देख लें रूस यूक्रेन की जंग का, तो किसी भी इंडियन ऑयल कंपनी पे किसी तरह के सैंक्शन नहीं लगे।
पहली बार ऐसा हुआ जब नायरा पे एकदम से प्रतिबंध लगे, उनके जो जहाज़ थे जिस पे लद के रिफाइंड ऑयल जाना था, पेट्रोल डीजल जाना था, उसको बिना भरे उनकी रिफाइनरी से वापस चले गए वेसल्स। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सारा एकदम से उनको दी जाने वाली अपनी सर्विसेज रोक ली। हालांकि बाद में बात आई कि बहाल कर रही कंपनी सर्विसेज को। और अब 6 कंपनियां ये हो गई, अमेरिका का 25% का टैरिफ और उसमें प्लस इस चीज़ का कि आप जो रूस से ऑयल और आर्म्स खरीद रहे हैं उसका पेनल्टी अलग से। जी। तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों में एकाएक पूरी तस्वीर हमको बदलती हुई दिखाई दी है विशाल। सर, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आज भारतीय रुपए पर देखने को मिला। ऑल टाइम लो के आसपास है, 87.71 के आसपास आज सुबह में खुलता हुआ नज़र आया। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि और भी जो फैक्टर्स हैं वो उसके डायनामिक्स बदलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि आज शेयर बाजार की भी बात करेंगे, आगे के चर्चा के विषय जो हम लोग करेंगे सर। लेकिन सर, गिरते रुपए पर भी अगर आपसे कोई कमेंट अगर हम ले पाए। नहीं, रुपए के लिए तो जिस तरह की जो पूरी परिस्थिति बनी है उसमें रुपए के लिए थोड़ी मुश्किल फिर से बढ़ती दिखाई दी है। और रुपए क्या और गिर के किस लेवल पे पहुंचेगा, इसको लेके आशंकाएं जरूर पैदा होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रेड को लेके भारत पर अचानक से एक बड़ा जो ट्रंप की तरफ से एक जो है एक्शन लिया गया है और जाहिर तौर पर रुपए पर उसका नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रवीण सर, इस पिक्चर में पाकिस्तान को लाते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ अब बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने की कोशिश करेगा। इसके लिए अमेरिकी कंपनी का भी चुनाव किया जाएगा। तमाम तरह के फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं और मजाकिया अंदाज में ट्रंप के द्वारा कहा गया कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान जो है भारत को तेल बेचेगा। तो सर, ये स्टेटमेंट देना, मतलब आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान से प्यार और भारत से तकरार। ये इस पूरी स्टोरी का थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि एक चिंताजनक पहलू है। पूरे अगर हम पूरा ट्रंप का और पूरा जो ट्रेड के अगर हम सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं तो पिछले साल से लेके इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल में जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए और उससे बाद से लेके अब तक ये सबसे अनएक्सपेक्टेड मूव है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का जी। और शुरुआत इसकी हुई है मई से, जब 9 और 10 मई के दरमियान जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक झड़प हुई दोनों देशों के बीच में, तो ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने चलाया। और उसके बाद जब ट्रंप साहब का बयान आया कि मेरे कहने पे ये पूरा सीज़ फायर हुआ है और भारत सरकार ने उसको आउटराइटली जो है वो कैटेगोरिकली उसको रिजेक्ट किया, खारिज किया, वहाँ से लेके संसद तक प्रधानमंत्री ने, चाहे गृह मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, जितनी बार बयान दिए गए, साफ तौर पे कहा गया कि हमने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं की। और ट्रंप 28-29 बार इस बात को कहते हुए चले। लेकिन उस पूरे जो बहस एक तरह से मैं कहूँ कि पैदा हुई, इसने अमेरिका और क्या भारत के बीच में संबंधों को तल्ख बनाया। और इस चीज़ को देखो, हम बार बार अपने 2-3 बार या 4 बार मनी सेंट्रल में जब भी डिस्कशन हुआ है तो इस चीज़ की ओर हमने इशारा जरूर किया कि अब ट्रेड डील को लेके वैसा उत्साह या वैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरह से जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, उसमें यह दिखाई दे रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेके अब एक डेडलॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी। अब प्रवीण सर, माफ़ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर कि जिस दिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि जेडी वेंस साहब का फ़ोन आया, 1 घंटे तक मैंने उठाया नहीं, उसको रिसीव नहीं किया, उसके बाद मैंने जब बातचीत हुई तो तमाम तरह की बातें कही गई, उसके ठीक 1 दिन के बाद इतना कड़ा रुख अपनाना, ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के बयान का जरूर संसद में दिया और उसका असर है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बनना पहले से तैयार हो गई थी और काफ़ी पहले से, और ख़ास तौर पे मई की शुरुआत से इसकी पृष्ठभूमि बनती हुई हम देख सकते हैं जब ये बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार ये कहा कि हमने ये किया है और सरकार की तरफ से इसका खंडन किया गया, इसकी पृष्ठभूमि तभी से बनना शुरू हो गई थी विशाल। अब जो चीज़ें निकल के सामने आई है, एक रात पहले 25% का टैरिफ और पेनल्टी की जो पूरी बात है जो हमने कही, उसके साथ पाकिस्तान को, और देखिए उसी बीच में 1-2 चीज़ें और हुई हैं।
पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, COAS हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको अमेरिका ने व्हाइट हाउस में बुलाया, उनको डिनर पे इनवाइट किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, फॉर्मली किया। अब इन्होंने कहा है कि साहब हमने पाकिस्तान के साथ एक डील को क्रैक कर लिया है। 29% का टैरिफ पाकिस्तान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 2 अप्रैल को जी। अब वो 10% या उसके आसपास का टैरिफ रहेगा, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। दोनों देशों के अफसर इस चीज़ की तस्दीक भी कर रहे हैं जी। इसके साथ बड़ी चीज़ ये है कि जो ऑफशोर जो ऑयल रिजर्व हैं उसको लेके माना जा रहा था कि पाकिस्तान के पास एक लार्ज क्वांटिटी में ऑयल के जो है ऑफशोर रिजर्व मौजूद हैं। उनको एक्सप्लोरेशन उनका इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, सेकंड चीज पाकिस्तान के पास फंडिंग की कमी है। वही तो मेरा अमेरिका पाकिस्तान को के जो पूरे ऑयल वेल्स है या कुएं हैं जो तेल के जो निकलेंगे हैं कि नहीं ये भी बाद में पता चलेगा, उसके जरिए हासिल क्या करना चाहता है ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान में चाइना ऑलरेडी से हैवीली इन्वेस्टेड है। सीपैक को देख लीजिए, सीपैक को देख लो, अब वहाँ के डैम्स, वहाँ की जो क्या नाम, वहाँ के ग्वादर बंदरगाह को देख लीजिए। तो पाकिस्तान में चाइना ऑलरेडी हैवीली इन्वेस्टेड है। चाइना और अमेरिका के बीच में रस्साकसी है। अमेरिका ऐसे वक्त पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है या पाकिस्तान में एंटर कर रहा है जबकि एक तरह से कहें कि पूरी दुनिया, बाकी की दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हुआ ड्यू टू इट्स टेररिस्ट और वाली जो पूरी पॉलिसी है टेररिज्म को एक फैक्ट्री के तौर पे यूज करना। 90s के फेज के बाद पहली बार हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है जी। अब उसके साथ एक सवाल पैदा होता, थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली सर, मेरा भी वही सवाल था, बिजनेस की मरती हुई अर्थव्यवस्था सर, आटा जहां 500 रुपए किलो हो, दूध अगर 1000 रुपए किलो हो, पेट्रोल हो, नहीं वो मसला नहीं है, मसला इकोनॉमी पाकिस्तान नहीं, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी मसला है ही नहीं। इकोनॉमी में पाकिस्तान की में दिलचस्पी नहीं है, ना अमेरिका की, ना अमेरिका की, ना चाइना की। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करना दोनों देशों का मकसद नहीं है। पाकिस्तान की अहमियत उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है। अफगानिस्तान, ईरान, इधर चाइना से कनेक्टेड है, उधर भारत के साथ। तो पाकिस्तान एक ऐसा एरिया है जो एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। अगर आप 90s में जाएंगे, जब तालिबान ने जब अफगानिस्तान में जब जो सरकार थी वहाँ पे, जो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट थी, उसको उखाड़ फेंका, तब वो जो मुजाहिदीन लड़े थे वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड किए गए थे और ट्रेंड किया था CIA ने, पूरा उसमें फंडिंग थी। उसके बाद से 90s के दशक के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। और आप एक बात और याद रखिए कि अभी अगस्त 2022 में ही अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस ने पूरा का पूरा पुल आउट किया है सर। उस समय बाहर निकले हैं, इतना भयंकर विजुअल्स आया था सर, एयरप्लेन में लोग जो है दौड़ते भागते हुए दिखे थे, गिरते पड़ते हुए दिखे थे, लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। तो वो अभी आप 2 साल 2.5 साल पहले अफगानिस्तान से आपने एग्जिट किया है, अब क्या पाकिस्तान में एंट्री के जरिए अमेरिका किस तरह के स्ट्रेटेजिक गोल्स को देख रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी बड़ी है? क्या एक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले कंट्री के साथ खड़े होकर भारत के साथ एक तरह से कहें कि तल्ख रिश्ता करके क्या स्ट्रेटजिक गोल्स हैं, वो एक बड़ा जो नया डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि वो बेहद अहम है जी। लेकिन इन सब के पीछे कारण ये माना जा रहा है, जो ट्रंप साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जो है भर भर कर जो है जितने भी आप अपने जो डिफेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो आप रशिया से खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह बताई गई। उसके बाद कहा गया कि क्रूड ऑयल आप खरीद रहे हैं। इसी के साथ सर ट्रंप साहब ने एक और बयान दिया कि रशिया और इंडिया की जो इकॉनमी है वो डेड इकॉनमी है, तुम लोग अपनी इकॉनमी, मरती हुई इकॉनमी में कुछ नहीं कर सकते और ये गर्त में जाती हुई दिखेगी। ये बहुत ही मतलब मैं नहीं समझ रहा सर कि ये पार्लियामेंट्री वर्ड है भी या नहीं। पार्लियामेंट्री वर्ड से अलग देखिए, एक तो बात ये है कि ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, दूसरी बात ये है कि माय डियर फ्रेंड पहले ट्रंप कई बार ये कह चुके कि हम इस बात को समझते हैं, या अमेरिका इस बात को कह चुका है कि हम इस बात को समझते हैं कि भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं, बहुत पुराने हैं और भारत के लिए
जो पूरा जो मिलिट्री जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्लेटफॉर्म है, उसमें से रशिया को बेदखल करना आसान नहीं है, जो क्योंकि बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है वो रशियन इक्विपमेंट और उसका बना हुआ है जी। तो ये बात अमेरिका पहले कह चुका, और उसी वजह से जब आप रशिया से ऑयल खरीद रहे थे तो अमेरिकन सैंक्शंस भारतीय कंपनियों पे नहीं लगे, और भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या रिफाइनर जो हैं, वो रशियन ऑयल पर बड़े पैमाने पर उन्होंने खरीदारी की इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि अच्छा खासा उसमें वो मिला, डिस्काउंट मिला। तो अब अचानक कहना कि, और अमेरिका को ये लगता है कि भारत और चीन दोनों जो जिस तरह से तेल खरीद रहे हैं रूस से, वो रूस की इकोनॉमी को खड़ा रखे हुए हैं दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद। नहीं, वो कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को पूरी दुनिया चाह रही है कि खत्म करे, और ये उन लोगों को फंडिंग दे देकर, पैसा दे देकर ये चाह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। ये भी आरोप लगाया गया। ऑयल तो नहीं, लेकिन गैस तो पूरा यूरोप ले रहा है रूस से, अभी भी ले रहा है। तो वो तो उस डुअल स्टैंडर्ड को लेके तो जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो कई बार कह चुके हैं जी। तो ये अमेरिका की दरअसल पॉलिसी में एक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए, या कहें कि ईगो है इस तरह का, कि जिसमें अब भारत को छोड़ के पाकिस्तान जैसे तबाह मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है अमेरिका। जी, मेरे पास 2 आंकड़े हैं सर, उसको मैं, बड़ी दिली इच्छा है कि उसको मैं ऑन स्क्रीन बोलूं। जो आप कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था डेड इकॉनमी है, तो आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक मैं इस आंकड़े को गलत साबित करता हूं। कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, आईएमएफ के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2025 में और 2026 दोनों में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, ये कहा जा रहा है। जबकि अमेरिका की इकॉनमी की हालत ये है कि 1.9 और 2% रहने का अनुमान जताया जा रहा है सर। कैलेंडर ईयर के दौरान भी अगर बात की जाए सर, तो भारत जो है 2025 में 6.7% की दर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आ जाइए ग्लोबल इकॉनमीज की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल इकॉनमीज के 2025 का अनुमान है सर, किस दौरान कहा जा रहा है कि 3% के रेट से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका समेत जितने भी जो डेवलप्ड इकॉनमीज की जो ग्रोथ है वो 2% के नीचे रहने का अनुमान है। चीन की हालांकि 4.8% के आसपास के रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों पर सर अगर आपका एक मैं तो केवल एक इसमें एक बस इंटरवेंशन एक इस बात का दूंगा कि अगर अमेरिकन इकॉनमी इतनी ग्रोथ तेज कर रही थी और बाकी सारी चीज़ें थी, और या भारतीय इकॉनमी डेड इकॉनमी उनके हिसाब से, तो डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब से लेके अब तक उनका जो सबसे बड़ा नारा है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब अमेरिका भी तो ग्रेट नहीं रहा। एग्जैक्टली। चाहे आप आर्थिक सुपर पावर के तौर पे देख लीजिए, चीन को के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप बाकी पैरामीटर्स में देख लीजिए, अमेरिकन इकोनॉमीज़ के सामने ज़्यादा बड़ा संकट है। 1.5% या 2% की ग्रोथ को हासिल करने का जो स्ट्रगल है, हाइपर इन्फ्लेशन का स्ट्रगल है, और नौकरियों का और बाकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी को बचाने का स्ट्रगल दरअसल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने मौजूद है। आपकी इकॉनमी श्रिंक हो रही है भाई, 0.2% के आसपास है, और जितने भी डेवलप्ड इकॉनमीज की आप बात करें, आप उनकी स्थिति क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देख लीजिए, तमाम दुनिया भर के फंड मैनेजर्स की बात सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि डेवलप्ड इकॉनमीज में पैसा लगाने की बात नहीं है। अब सारा ध्यान जो है, मैं कैश के साथ बैठा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कि कहां एक अच्छा मौका आएगा इमर्जिंग इकोनॉमीज में कि मैं पैसा लगाऊं। उसमें अब देखिए, आज 2 बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, एक नोमरा की रिपोर्ट आई है और एक रिपोर्ट आई है बार्कलेस की जी। और इसमें यह कहा गया है कि जो टैरिफ का जो झटका है वो 20 से 30 बेसिस पॉइंट का हो सकता है भारतीय इकॉनमी पे। लेकिन बार्कलेस की रिपोर्ट में एक खास बात ये कही गई है कि भले ये झटका लगा है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इंडियन इकॉनमी असल में इंट्रोवर्ट टाइप की इकॉनमी है, जहाँ पे कि जो इंटरनल डिमांड है, इंटरनल कंजम्पशन जो है वो पूरी ग्रोथ को ड्राइव करता है, रेजिलिएंट है। 6.5%, 7%, 8%, 9.2% तक की जो ग्रोथ को जो हमने देखा है, उसके पीछे दरअसल बड़ा जो फैक्टर है वो 140 करोड़ की आबादी है, जो कि तेज़ी से जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और जो एस्पिरेशनल जिसका वो है, तो वो एक आबादी दरअसल देश की इकोनॉमी को बचा के रखेगी, वो उसकी 6.5% की या 6.4% की ग्रोथ को लाने में मददगार साबित होगी। तो बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं या बैंक्स हैं, वो भी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ्स का भारत पर कोई बहुत ज़्यादा असर
पड़ने वाला है नहीं। भारत के 2 प्रमुख सर जो पॉलिसी रिसर्च और यही वजह है कि आज मार्केट्स भी शुरुआत में गिरे आधा % के आसपास, और उसके बाद बाजार फिर रिकवर करके एक तरह से बाजारों ने इस चीज को पचा लिया कि ठीक है, कोई नहीं, 25% टैरिफ, गुड, वी कैन हैंडल इट। एग्जैक्टली सर। तो नहीं, इस पर सर एक भारत के 2 प्रमुख जो पॉलिसी रिसर्च टैंक है, NCAR यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और ICRIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इन लोगों का भी मानना है सर कि ट्रंप के नए टैरिफ से इस फाइनेंशियल ईयर में GDP को 0.2% से लेकर 0.5% तक का नुकसान पहुंच सकता है, यानी 6.5-7% के आसपास रह सकते हैं। अगर झटका लगेगा तो 6% या 6.25%। माना ये भी जा रहा है कि अब चूंकि ये जो झटका आ रहा है, इसके बाद RBI और ईज कर सकता है, यानी और रेट कट जैसे या लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने जैसे स्टेप उठा सकता है, ताकि डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो। अगर आप, और वही क्रम है कि आज सरकार की मीटिंग हुई, आज तमाम तरह की सरकार का बयान भी आया, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल का, और भारत अब दूसरे ठिकाने ऐसे देख रहा है जहां पे इन चीजों को कंपनसेट किया जा सकता है। पूरे दूसरे ठिकाने में सर यूरोप, दूसरे देश हो गए आपके, तमाम देश हैं जिनके साथ लगातार, अभी मोदी जी का भी कई देशों का दौरा हुआ था। तो भारत अब दूसरे ऐसे अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहा है जहां पे कि इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतरी जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड अगले हफ्ते 5 इंडेक्स फंड NFO लॉन्च करेगी। जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 8 to 13 ईयर GSEC इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सर इन 5 फंड्स में से 4 इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है, जबकि एक डेट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। इन 5 फंड्स का नया फंड ऑफर जो है 5 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा सर, और 12 अगस्त को बंद हो जाएगा। प्रवीण सर, इस महीने की शुरुआत में फंड हाउस ने इन 5 इंडेक्स फंड के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी भी मिलने की घोषणा की थी। बिल्कुल। आप इस नए डेवलपमेंट को सर कैसे देख रहे हैं? कल भी हम लोगों ने जियो से रिलेटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, मुकेश अंबानी साहब से रिलेटेड जो है कई कहानियां हम लोगों ने की, मनी सेंट्रल पे उस चीज़ को बात भी की, जियो इन्फोकॉम IPO की भी बात कर रहे हैं, और लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है सर। बिल्कुल, ये जो 5 नए इंडेक्स फंड एक तरह से कहें कि जिसकी मंजूरी हाल में मिली थी, और अब उसको लॉन्च करने का, NFOs को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया 5 से 12 अगस्त के बीच में। देश की बड़ी आबादी के लिए अब एक तरह से मैं ये मानकर चलता हूँ कि एक बड़ा ऑप्शन और खुल रहा है। 4-5 नए फंड आ रहे हैं, उनके पास मौका होगा कि वो जियो ब्लैकरॉक के फंड्स को देखें, उसमें पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। और जो खुद जियो ब्लैकरॉक कह रही है, वो ये कह रही है कि अलग अलग तरह की ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के हम फंड्स को उतार रहे हैं। सरकारी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उस पे आधारित डेट फंड है, और बाकी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। तो लोगों के पास असल में अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वेरिएशन बहुत मिल रहा है। हमने अब तक जो देखा है जियो ब्लैकरॉक की स्ट्रेटजी, उसमें ज़्यादातर फंड जो हैं वो इंडेक्स फंड ही दिखाई दे रहे हैं, ताकि लोगों को जो एक स्टेबल रिटर्न दिया जा सके। तो ये एक स्ट्रेटजी का, क्योंकि बहुत सारे जो फंड हाउस हैं वो आते हैं तो सीधा सीधा इक्विटी फंड लेके आते हैं, और एक्टिव फंड, ये एक तरह के पैसिव फंड जो है वो जियो लेके आई है। जी सर, इसमें कहा जा रहा है कि न्यूनतम राशि जो है एज इट इज़, जो पहले वाली बात थी, वो 500 रुपये के आसपास रह सकती है, और उसके बाद आप जितनी भी राशि उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो उसको आपको जो है ऑप्शन मिलता हुआ दिख जाएगा। लेकिन आपने ठीक कहा सर, ये सभी फंड जो है केवल डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शंस में उपलब्ध होंगे, और जिसका उद्देश्य जो कहा गया है कि इन्वेस्टर्स की जो लागत है, जिस तरह से लगातार हम लोग उस बात पर भी डिस्कशन करते रहते हैं कि इनका फोकस ही यही है कि इसको कितना सस्ता, इसको कितना एक्सेसिबल बनाया जा सके देश के दूर दराज के लोगों के लिए। सर इसके अलावा भी अच्छा रिस्पांस मिला था। 3 जो डेट फंड्स लॉन्च किए गए थे, उसमें कहा गया था कि 67,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके इस कंपनी ने 17,800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। तो इसी तरह का रिस्पांस इसको भी मिलता हुआ दिखेगा सर? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे सकता है इसी तरह का अच्छा रिस्पांस, जैसा कि पिछले 3 फंड्स में जो दिखाई दिया था, उसी तरह का रिस्पांस इन फंड्स में भी दिखाई दे सकता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर को लेके एक बार बात आ रही थी कि बहुत ज़्यादा सस्ते को लेके जो जियो ब्लैकरॉक है उसका फोकस नहीं है, वो क्वालिटी और एसेट बिल्डअप को लेके साहब का बयान आया था, स्वामीनाथन। हाँ, तो वो कि हम भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं भाई, हम सिर्फ मार्केट केटर करना नहीं चाहते हैं, हम वी आल्सो वर्क ऑन
द प्रॉफिट्स और अपनी कंपनी को बेटर रीच। लेकिन जो जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रीच है पूरे देश में जियो प्लेटफॉर्म के जरिए और बाकी रिटेल या दूसरी चीज़ों के जरिए, उसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है और उसी पर उनकी नज़र है कि एक जो डिफरेंशिएटेड टाइप की ऑफरिंग्स जो हैं उसको लोग पसंद करें, उसके साथ आएँ, सीधे सीधे ऑनबोर्डिंग हो जिसमें कि आपका मिडलमैन या कहीं बाकी के जो तरीक़ों से पैसा आपका जाता है तो उसके ज़रिए कॉस्ट जो है वो कम करने की कोशिश है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव देहात तक जो लोग हैं उनके पास एक डायरेक्ट एक्सेस होगा, वो भी अब एसआईपी कर पाएंगे। ये एक ऑप्शन खुलता हुआ दिखाई दे रहा और है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है सर, उस पर भी कुछ एक दो पॉइंट कह दीजिए। जो इन्फोकॉम का जो आईपीओ आने वाला है वो भी अगले साल आने की उम्मीद है, उसमें भी कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, 52,000 करोड़ के आसपास का है। उस पर अगर आपका एक दो कमेंट आ जाए। नहीं बिल्कुल, उसमें 5% का इक्विटी डाइल्यूशन जो जियो है या रिलायंस है वो करने की मंशा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, 52,200 करोड़ रुपए का आईपीओ हो सकता है, जो कि हुंडई के 28,000 करोड़ के आईपीओ के बाद अब देश का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। कब आईपीओ लॉन्च होगा ये देखना होगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि कंपनी आईपीओ लॉन्च करने से पहले उसकी और वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहती है, ज़्यादा ग्राहक ऑनबोर्ड करना चाहती है और बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लेना चाहती है। और सभी लोगों की निगाहें सर एजीएम को भी लेकर है कि जो अगस्त में अगले महीने में शुरुआत होगी, वहाँ कुछ ऐलान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नुवामा वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के ऑफिसों पर छापेमारी की, जो पहले एडलवाइस ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था। ये कदम जीन स्ट्रीट मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें नुवामा जेन स्ट्रीट को भारत में ट्रेडिंग पार्टनर की सर्विसेज दे चुका है। प्रवीण सर, ये कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में देखिए जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजार में फिर से कारोबार करने की मंजूरी मिल गई थी। कंपनी ने सेबी के निर्देशानुसार शायद 4,844 करोड़ रुपए जो है एस्क्रो अकाउंट में जमा भी कर दिया था। हम आपसे समझना चाहेंगे सर, ये तो छापेमारी वाली खबर है, ये तो प्लेन खबर है, इसके पीछे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, क्या था पूरा मामला? ये जो पूरी जो कहानी थी, एक अभी ऐसा लग रहा था कि जेन स्ट्रीट वाला मामला अब पूरा ठंडे बस्ते में चला गया, खत्म हो गया, सेटल हो गया। 4,500 करोड़ से ज़्यादा जो डिपॉजिट कर दिए सेबी के पास, और उसके बाद और मंजूरी मिल गई, तो उसके बाद ये लगा कि अब फिर बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा। जेन स्ट्रीट फिर से नुवामा जो उनके भारत में ट्रेडिंग एक तरह से ऑपरेट करते हैं उनके जरिए फिर से पूरा धंधा पानी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो आईटी की रेट पड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी मामले में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। दूसरी चीज़, सरकार के पास इस तरह के इनपुट होंगे कुछ ना कुछ ऐसे कि जहाँ पे सरकार उन सबूतों को इकट्ठा करना चाहती होगी या आईटी डिपार्टमेंट इकट्ठा करना चाहता होगा कि क्या कोई अवैध धन का लेन देन हुआ है, क्या टैक्स की चोरी के मामला भी यहाँ पे बन सकता है। तो वो तमाम पहलू हैं जिनकी अब जांच एक तरह से आईटी रेट के बाद अब बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि जेन स्ट्रीट का जो मामला था, जिसको लग रहा था कि जो अब बंद हो गया, खत्म हो गया, जिसमें सारी चीज़ें, वो खत्म नहीं हुआ, अभी उसमें परतें निकलनी बाकी हैं। जी सर, पूरा मामला अगर हम समझे तो जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से लेकर अब मार्च 2025 के बीच में 10, 20, 30 नहीं बल्कि 36,500 करोड़ रुपए जो है, जो मोटा मुनाफा वो कमाते हुए पाए गए थे। और इसमें कहा गया कि ज़्यादातर पैसा जो है लोगों ने इंडेक्स ऑप्शंस के जरिए कमाया था, यानी एफएनओ ट्रेडिंग के जरिए कमाया था। और हालांकि उनको कैश और फ्यूचर्स में भी उनको नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने मोटा पैसा कमाया था। और कहाँ खेल कर रहे थे सर? निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कहा जा रहा था कि इनकी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ा है सेबी ने, मतलब जो कार्य करने की जो प्रणाली है कि सुबह में ये भारी मात्रा में जो है शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को, माफ़ कीजिएगा, शेयर्स ऑफ एफएनओ में ये लॉन्ग पोजीशंस बना लेते थे। उसके बाद तड़के जैसे दोपहर हुआ करता था, उसके बाद ये अपने ऑप्शंस को, अपने जो ट्रेड्स को बेच दिया करते थे। पहले खरीदते थे फिर बेच देते थे। इससे जो हलचल मचता था सर, यानी जो वॉलेटिलिटी मचती थी, उससे इनको फ़ायदा होता था कहाँ? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत इन लोगों ने अच्छा खासा मोटा माल कमाया, जिस पर कहा गया कि आप इस चीज़ को मत दोहराइएगा। हालांकि इन्होंने पैसा जमा कर दिया था, उसके बाद भी बीच में खबरें आई थी कि आप इस स्ट्रैटेजी को फिर से रिपीट नहीं करिएगा, आप ट्रेड करिए, ट्रेड की अनुमति शायद मिल चुकी है, लेकिन इस तरह का आपको पालन नहीं करना। लेकिन न्यूज़ रूम में भी कभी हमने आपसे चर्चा की, आपने कहा कि विशाल, इसमें तो कोई इन लोगों का पक्ष का कहना था कि इसमें तो कोई मैंने कोई मैल प्रैक्टिसेस किया ही नहीं कोई।
तो वो वो वाला जेन मामला क्या स्ट्रीट का ये कहना है कि जो भी उन्होंने ट्रेड लिए हैं या जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो पूरी की पूरी जो कानून है, जो नियम है, जो व्यवस्था है उसके तहत है, उसमें किसी तरह का कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। और इसीलिए उन्होंने जो पैसा है वो जमा कर दिया और फिर से ट्रेडिंग करने का। तो अब सेबी को दरअसल उसमें इस चीज़ को बताना होगा कि आखिर किस तरह का, किन कानून का। सेबी ने हालांकि ये बताया कि जो पूरा पैटर्न है एक दरअसल उसका खुलासा किया है, लेकिन क्या वो कानून का उल्लंघन है, क्या सेबी के जो तय नियम कायदे कानून है उसका भी उल्लंघन है, ये एक देखने वाली बात होगी। और इसका आगे जाकर इसमें भी चीज़ें साफ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर रेट की खबरें आ रही हैं तो इसमें कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनका बाहर आना बाकी दिखाई देता है। सर, इस खबर के आने के बाद नुमामा के स्टॉक में भी, जो नुमामा वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से लिस्टेड है, वो 7,225 के आसपास कारोबार करती हुई नजर आई। 2.5% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली थी। और सेबी के जांच में जाते जाते वाइंड अप मैं कर रहा हूँ सर, एक और एडिशनल जानकारी। सेबी ने 18 एक्सपायरी डेट्स की जाँच की थी और 15 में गलत तरीके पाए गए थे, जिसमें कहा गया कि आपने बाजार को प्रभावित किया। और कुछ ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपने बताया, कि इंडेक्स को बहुत ही हाईली मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। और कुछ स्टॉक्स के भी नाम आ रहे हैं सर। जेन स्ट्रीट ने रिलायंस, TCS, SBI, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसे बड़े शेयरों में ट्रेडिंग करके इंडेक्स को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। तो बड़ा गंभीर मामला है सर। इन स्टॉक्स पे बड़े लोगों का भरोसा रहता है। अच्छी खासी ए लिस्टेड ग्रेड में आते हैं ये स्टॉक्स, और वहाँ पर ऐसा मैनिपुलेशन करना तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को बिगाड़ता हुआ दिखेगा। तो आगे देखना पड़ेगा सर कि क्या फॉलोअप स्टोरी है। लेकिन आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।